इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बांसुरी वादक पारसनाथ से। इनसे बातचीत की है दिलीप ने। नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक जाने माने संगीतज्ञ परिवार में जन्मे बांसुरी वादक पारसनाथ जी से। पारस जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार, नमस्कार। हम आपसे ये जानना चाहते हैं बांसुरी ही आपके इतने नजदीक क्यों रही? क्योंकि बांसुरी और शहनाई घराने से हूँ, बनारस घराने से। मेरे दादा गुरु पंडित शिवनाथ प्रसाद जी, मेरे गुरु पंडित अमरनाथ जी। तो मेरे दादाजी बांसुरी और शहनाई हमारे पूरे खानदान में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उनके ही आशीर्वाद से जो भी उनका रियाज का फल बोल सकते हैं वो पिताजी को मिला। पिताजी ने उस चीज को और आगे बढ़ाया बांसुरी पे, जिसको हम आड़ी फ्लूट और कृष्णा फ्लूट बोलते हैं, हिंदुस्तानी बैम्बो फ्लूट। तो उस बांसुरी पे इस प्रथा को हमारे संगीत के घराने के आगे लेके गए। पिताजी से, पंडित अमरनाथ जी से, मुझ में और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी में भी आया। तो हम शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत के साथ साथ फिल्म जगत में भी कार्य करने लगे बहुत छोटी उम्र से। तो इसी तरीके से अभी कोशिश कर रहे हैं नई नई कंपोजिशंस, क्योंकि एक क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक का जो कॉम्बिनेशन है जी, वो बहुत ही यूनिक होता है। और श्रोताओं के लिए, जो म्यूजिक लवर्स हैं, उन तक कुछ स्पेशल म्यूजिक पहुंचा पाऊं, कोशिश कर पाऊं कि उन तक पहुंचे। बस यही एक रीजन है जो कि बांसुरी चुना। अच्छा, तो आपने बताया कि बांसुरी और शहनाई, तो इसमें क्या मतलब कुछ समानता है या दोनों में अगर कोई महारत हासिल करनी है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्या? बहुत मेजर डिफरेंस है। तो ये तो एक खूबी है कि आपके जो घराने हैं उसमें कई लोग इन दोनों पर सिद्धहस्त रहे, मतलब दोनों में ही महारत हासिल की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ जो कि संगीत के इतने बड़े घराने में मेरा जन्म हुआ है। घर से ही मुझे सारी संगीत की शिक्षा मिली है, वरना संगीत के लिए कितने नौजवान जो सीखना चाहते हैं कहाँ कहाँ भटकते हैं जीवन में, उसके बावजूद भी सही गुरु का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। जीवन में अच्छा गुरु मिल जाए, आधी जीवन की समस्या तो वहीं दूर हो जाती है। डिस्ट्रेस का टाइम आपने देखा, और जो बांसुरी है वो सुकून की द्योतक है। आपको सुकून भरा संगीत सुनने को मिलता है। आज के डिजिटल एज में निश्चित रूप से आपकी बांसुरी की ओर रुचि हमें आपकी परिवार की भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से नजदीकी को प्रदर्शित करती है। आपसे ये जानना चाहेंगे, कब महसूस हुआ कि अब बांसुरी को ही प्रोफेशन बनाना है? क्या होता है ना, बचपन में जिस तरीके का माहौल एक बच्चे को मिलता है उसका रुझान बहुत जरूरी है। माता पिता परिवार में पहचाने और उसमें सपोर्ट करें। बचपन से माहौल ही संगीत का रहा घर में। तो पहला प्रदर्शन कब हुआ मंच पर? मंच पर पहला प्रदर्शन व्हेन आई वाज 4 और 5 ईयर ओल्ड। तो उसके बाद प्रोफेशनली मैंने काम करना शुरू किया जब मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में था। प्रोफेशनली आई स्टार्टेड वर्किंग। जो रुझान होता था बचपन में संगीत की तरफ बहुत ज्यादा होता था। पिताजी को का रियाज सुनते थे, दादाजी का रियाज सुनते थे, तो वो बड़ा एक सुकून मिलता था। बचपन में ही एक अलग अट्रैक्शन होता था। वो समझ में नहीं आता था कि है क्या है जिसकी वजह से मैं, क्योंकि बचपन का मन बड़ा चंचल होता था ना, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पाता था, बट एक अलग अट्रैक्शन था टुवर्ड दैट म्यूजिक जो मेरे पिताजी रियाज करते थे उस समय पे और दादाजी करते थे। तो फिर थोड़े समय बाद मुझे भी जो बांसुरी से इतना लगाव हो गया, फिर प्रॉपरली जो रियाज का सिलसिला पिताजी ने शुरू करवाया। तो दिन के कुछ 12-13 घंटे रियाज होता था सभी शागिर्दों के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे घर पे। तो संगीत की शिक्षा के साथ एकेडमिक्स के बारे में थोड़ा समय बताएं। ज्यादा समय मेरे को एक्चुअली नहीं मिल पाया जी, क्योंकि आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम वेरी अर्ली एज। जी जी। सो आई डिड रेगुलर स्कूलिंग टिल 8th क्लास
आफ्टर दैट आई डिड कॉरेस्पॉन्डेंस। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने ही सजेस्ट किया था मेरे पिताजी, बच्चा बड़ा ही म्यूजिक में बहुत अच्छा है, इसको आप रेगुलर स्कूलिंग की जगह म्यूजिक में डालें और उस तरीके से इनकी पढ़ाई भी करें और संगीत का सफर भी आगे बढ़ाएं। आप बता रहे हैं कि 12-13 घंटे रियाज चलता था, तो आपको वक्त तो नेचुरली मिलेगा ही नहीं। तो जब आप रियाज करते हैं, खास तौर से कुछ पेट राग होते हैं हर एक आर्टिस्ट के, तो आपको सबसे प्रिय राग कौन सा है आपका? मेरे बहुत सारे प्रिय राग हैं। बहुत ही, इस सवाल का जवाब मैं हमेशा नहीं दे पाता हूँ क्योंकि एक को प्रिय बोलता हूँ तो दूसरा लगता है नाराज हो जाएगा। जैसा कि सुबह के बहुत सारे राग हैं, गुजरी तोड़ी हो गई, अहिरी हो गई, वसंत बुखारी हो गई, बैरागी, नट भैरव, बहुत सारे ऐसे, मंगल भैरव, जो कि इस वक्त मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, बट जब रियाज करने बैठते तो एक अलग जहन होता है। अभी इस वक्त जो मैंने बता दिए वो ये राग हैं, दोपहर के राग हैं, पड्डी, मधुबंती, आप यमन, भोपाली जी और दुर्गा। तो इतने राग आपके पेट राग हैं जो आपको प्रिय लगते हैं, तो अभी तो पेट वाले सारे मैंने बताए भी नहीं आपको। तो युवा पीढ़ी को आप प्रेजेंट करते हैं, आप निश्चित रूप से एल्बम निकालने के बारे में भी सोचते होंगे, कुछ फ्यूजन की भी बात सोचते होंगे, तो क्या उस क्षेत्र में भी आप विचार कर रहे हैं या किया है कुछ ऐसा? एल्बम का अब जमाना मुझे लगता है नहीं रहा है, क्योंकि लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है। एक एल्बम में आप कम से कम नहीं तो 6 या 8 ट्रैक्स डालेंगे कंपोजिशंस। वो 8 ट्रैक तैयार होने में एक एल्बम के लिए बहुत समय जाता है। और फ्यूजन की तरह मैंने एल्बम निकाली है, प्रमोशन में उसके जब तक अगर वो सही तरीके से प्रमोट ना किया जाए, सही चैनल से, सही अप्रोच से, तो फिर वो आपकी सारी मेहनत जो है वो लोगों तक अगर ना पहुंचे, तो फिर एक वक्त पे एक आर्टिस्ट होने के नाते एक ऐसा लगता है कि कहीं कुछ पार्ट मिसिंग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पारंपरिक घराने हैं खासतौर से, वहाँ पे जो प्योर शास्त्रीय संगीत है, क्लासिकल म्यूजिक है, उस पर जोर ज्यादा रहता है। आपके जो घराने की बात है, वहाँ से कितनी आपको इजाजत है कि फ्यूजन में आप कोई चीज प्रस्तुत कर सकें या उसमें शामिल हों? जी, मुझे तो मेरे पिताजी, मेरे गुरुजी ने कभी भी कोई संगीत करने से रोका नहीं है, या कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई बंदिश कभी भी नहीं दी। उन्होंने हमेशा ही सपोर्ट किया है और हमेशा ही जो भी मैंने क्रिएट करने की कोशिश की उनके आशीर्वाद से, और जो भी उनको सुनाया उसमें कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि ये बेहतर हो सकता है, तो वो हमेशा उल्टा सजेस्ट करते थे बेहतर करने के लिए। जी, ये सपोर्ट बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही पावरफुल रहा है मेरे लिए। बिल्कुल। और आज की पीढ़ी के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपके जी बिल्कुल, आपके जो श्रोता हैं वो युवा वर्ग के श्रोता हैं, और आने वाला जो युवा वर्ग है उसको भी देख के आपको थोड़े बहुत चेंजेस और एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो ये बताइए कि संगीत के क्षेत्र में आप इतने समय से हैं जी, कोई ऐसा क्षण बताइए जब आपको अपनी प्रस्तुति का कोई अद्भुत घटना ऐसी याद आ रही हो जो आपको लगा कि आपने एक्सेल किया। ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो वो बताइए। ये भी एक बहुत पेचीदा सवाल है किसी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि कोई भी, मुझे तो हर बार स्टेज पे पहुंचने के बाद ऐसा लगता है हर बार कि मैं पहली बार आया हूँ। और संगीत एक ऐसी चीज है कि जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि आज मैंने कुछ कर लिया, फिर वो संगीत मेरे ख्याल से नाराज हो जाता है। तो जब विनम्र भाव में और स्टूडेंट की तरह रहे संगीत में, तो ही आपका इजाफा होता है। वैसे एक मैं आपको वाक्य बताना चाहूंगा कि मैं जब एक प्रस्तुति दे रहा था वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो कि दिल्ली में हुआ था, उस प्रोग्राम के लिए, कल्चर प्रोग्राम था आर्ट ऑफ लिविंग से श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से। सो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं एज ए लीडिंग फ्लूट एंड लीडिंग आर्टिस्ट वहाँ पे प्रस्तुति दूं। सो वो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल WCF नाम था उस इवेंट का। उसमें मेरी बहुत प्रिपरेशन रही, बहुत लंबी प्रिपरेशन रही कि ग्राउंड लेवल से कंपोजिशन को अरेंज करना और काफी लोगों तक वो उस म्यूजिक को पहुंचाना, उनको सिखाना। क्योंकि उसमें ऐसा होता था कि सपोज मैं मुंबई में बैठा हूँ एक शहर में, और मैं चंडीगढ़ में, फिर कलकत्ता में, फिर लुधियाना में उनको संगीत जो
ट्रैक बना था जो कि प्रस्तुत करना था हमें, वो सिखाना पड़ता था, शेयर करना पड़ता था कि ये इस तरीके से है। तो वो जर्नी जो रही उस प्रोग्राम की, वो बहुत ही यूनिक रही और बहुत ही डिवाइन रही है। उस पूरी जर्नी में ऐसा लगता था कि म्यूजिक क्या ऐसी चीज है कि पूरे दुनिया को ऐसा लग रहा था कि पूरा हिंदुस्तान एक हो गया है जी, एकजुट होके एक परिवार हो गया पूरा। उस वक्त एक बड़ा ऐसा फील हो रहा था। और जब प्रस्तुति हुई उसके बाद जो बाकी के जो परफॉर्मेंस थे, क्योंकि 8,500 तो परफॉर्मर्स थे स्टेज पे, वो परफॉर्मेंस जो आर्टिस्ट थे स्टेज पे, उन लोगों ने जो प्यार दिया, उसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब लोग इन्वॉल्व थे। म्यूजिक लर्नर, मास्टर, सभी लोग इन्वॉल्व थे एक ही स्टेज पे। सभी ने इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दिया और इतनी दुआएं मिली उस प्रोग्राम से। जैसा कि आपने बताया कि आप 13-13 घंटे रियाज करते थे और मंच पर जाते हैं तो अभी भी लगता है कि सीख रहे हैं। तो आपको लगता है जितनी ऊंचाइयां आपने सोची थी बांसुरी वादन के क्षेत्र में, वहां तक आप पहुंच चुके हैं या अभी मंजिल कितनी दूर आप समझते हैं? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि शुरुआत ही नहीं हुई अभी। हाँ, संगीत के क्षेत्र में अक्सर ऐसा ही सुना जाता है क्योंकि संगीत इतना व्यापक है, विस्तृत है कि राग रागिनियां भी इतने हैं। अगर आप उसमें जाना चाहें तो हर कलाकार सारी राग रागिनियों तक नहीं पहुंच पाता है। तो आपकी बात से तो हम तो सहमति हैं। अंत में आपसे यही जानना चाहेंगे, राग तो देखिए कितने बड़े बड़े दिग्गज जो संगीत में, राग में इतने सारे वाद्य, इतने सारे गायक गा के बजा के कई सारे दिग्गज छोड़ के जा चुके हैं हमें। कई लोग हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, और कई जो आगे सीख रहे हैं। राग वहीं खड़े हुए सब समुद्र की तरह है जी। तो समझना बहुत मुश्किल बात है। एक सवाल आखिरी में जरूर रह गया छोटा सा, वो ये कि आज के जमाने में जब आप मंच पर प्रस्तुति देते हैं, लेकिन जो पिछला कुछ समय बीता 8-10 महीने का या 5 महीने का, तो फिर मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहे, आप भी रहे होंगे, तो कितना फर्क लगता है स्टेज पर परफॉर्मेंस देने और सोशल मीडिया पर परफॉर्म करने में? जमीन आसमान का फर्क है एक्चुअली, कि आप अपने परिवार से फोन पे बात करें और फिर जब उनसे मिलें तो कितना मेजर फर्क होता है। बहुत फर्क होता है पारसनाथ जी। वही मैंने महसूस किया जब मैं प्रस्तुति ऑनलाइन देता था और जब मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस देता हूँ। तो पारसनाथ जी, आप आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत ही खुशी हुई हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप सभी से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ये जो मेरी कोशिश है, जो 9 डिवाइन एक ट्रैक हमने अपने सुरों से श्रद्धांजलि दी है स्वरों के द्वारा, जी, सभी दर्शकों तक पहुंचे। आप सभी लोग आशीर्वाद दें, प्यार दें और ब्लेसिंग दें, ताकि आगे भविष्य में इस तरीके की म्यूजिक की क्रिएशन करने की हमें पॉजिटिविटी मिले, ताकत मिले कि कुछ और अच्छा कोशिश करके आप तक पहुंचा पाए। पारसनाथ जी, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को और हमको भी उसका कुछ छोटी सी प्रस्तुति हमारे लिए हो जाए। ये थी एक छोटी सी मुलाकात बांसुरी वादक पारसनाथ से। इनसे बातचीत की दिलीप ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान।